हेलो दोस्तों, मैं अपनी अगली प्रस्तुति भारतीय संसद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम आप जानते हैं कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। तो इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के संबंध में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इस पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है उस पर चर्चा करेंगे। इसकी पदावधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को समझेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों जैसे कुछ विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में रखे जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ जो होती हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे। राज्यों के विधेयकों को जो राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखता है उस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति और अब तक जो भी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं देश में उन पर चर्चा करेंगे। तो हम अध्ययन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संसद के मुख्यतः 3 घटक हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। इस पर आधारित प्रश्न जो है सो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है। तो भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर के बनती है। अब राष्ट्रपति के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करें कि राष्ट्रपति भारत गणराज्य का संवैधानिक प्रमुख है। भारतीय संघ के समस्त कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, युद्ध की उद्घोषणा आदि सभी शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वह सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 54। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी जिनमें विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये आप जान लें कि संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी जहां विधानसभा है उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इस बात को आप याद रखें कि जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। सिर्फ निर्वाचित सदस्य, जनता द्वारा चुने गए सदस्य ही निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सामने उभर कर आ रही है कि 2 संघ शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, और अभी हाल में
आपको पता होगा कि 370 हटा दिया गया है, आर्टिकल 370 को, और जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसके स्थान पर 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। इस प्रकार वर्तमान में 3 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, लेकिन अभी कोई राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ नहीं है। और जैसा कि सरकार ने घोषणा किया है कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आने वाले समय में प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये स्थिति समय पर निर्भर है करती है। आगे बढ़ें तो ये तो पहले चर्चा हो चुकी कि निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेशों जहाँ विधानसभा हैं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 55(3) में दी गई है, और इसमें लिखा गया है कि निर्वाचक मंडल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अब हम इस बात को समझें कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इस पर अब विचार विमर्श करें। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसका अर्थ यह है कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए तथा राज्य विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का योग संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित कुल सदस्यों के मत मूल्यों के योग के बराबर होना चाहिए। अर्थात सभी राज्यों के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभाओं के, उनके मत मूल्य का निर्धारण, उनके एक मत का कितना मूल्य है, वैल्यू है, उस वैल्यू को निर्धारित करने की प्रक्रिया सभी राज्यों के लिए समान होगी और सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का कुल योग जो होगा वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित कुल सदस्यों के मत मूल्यों के योग के बराबर होना चाहिए। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ यही है। अब आखिर निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का निर्धारण होता कैसे है? तो विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य जो होता है उसको निकालने की जो फॉर्मूला है वो ये है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों से भाग दिया जाता है और भागफल को 1/1000 से गुना कर दिया जाता है। तो इस प्रकार विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। सभी राज्यों में इसी प्रक्रिया से विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। निश्चित रूप से हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, तो हर राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग होगा। अच्छा, उसी तरह संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा के एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है, इसके अंतर्गत सभी राज्यों के कुल निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों को जोड़ कर दिया जाता है और उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है उसको जोड़ करके उससे भाग दे दिया जाता है। तो इस प्रकार एक सांसद, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, उसके मत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो वस्तुतः देखिए, अगर चुनाव होता है तो निर्विरोध चुनाव, अगर कोई एक ही उम्मीदवार है तो कोई समस्या नहीं होगी।
निर्विरोध चुनाव हो जाता है और वो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है। लेकिन एक से अधिक उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उस स्थिति में इस वोटिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि मतदान जो है सो वरीयता क्रम में किया जाता है। जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रत्येक निर्वाचक मंडल का प्रत्येक सदस्य सभी उम्मीदवारों को वरीयता के अनुसार वोट करता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम कुल वैध मत जो होते हैं सभी माने सांसदों और निर्वाचित सांसदों और विधायकों के मत मूल्यों का जो योग होता है, कुल वैध मत जो होते हैं उसका आकलन किया जाता है। उसे 2 से भाग दे करके भागफल में 1 जोड़ करके निर्वाचन कोटा निकाला जाता है। अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं राष्ट्रपति पद के, उनको कम से कम निर्वाचन कोटा के मत मूल्य उतना मत इनको प्राप्त होना चाहिए। कुल वैध मतों का आधा प्लस 1, तो ये इस प्रकार निर्वाचन कोटा निर्धारित किया जाता है। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा हम विस्तृत रूप से समझें कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु 4 व्यक्तियों ए, बी, सी और डी ने नामांकन दाखिल किया है। तो निर्वाचक मंडल का प्रत्येक सदस्य इन चारों उम्मीदवारों को वरीयता अर्थात प्राथमिकता के आधार पर मत करेगा। अर्थात मान लीजिए कि किसी ने डी को पहली प्राथमिकता दी है, बी को दूसरी प्राथमिकता दी है, ए को तीसरी प्राथमिकता दी है और सी को चौथी प्राथमिकता दी है। इस प्रकार सभी निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य इस तरह से वरीयता के आधार पर सभी उम्मीदवारों को अपना मत देंगे, प्राथमिकता देंगे। अब प्रथम दौर की जब गणना होगी, मैंने प्रथम वरीयता सबसे पहले देखी जाएगी। तो प्रथम दौर की मतगणना में यदि किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा का मत प्राप्त नहीं होता है, सपोज कीजिए जो निर्वाचन कोटा है, तब प्रथम वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार को, जिसको प्रथम वरीयता का सबसे कम मत मिला है, उसको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और उसके दूसरी वरीयता के संबंध में जो मत मिला है, दूसरी वरीयता का जो मत मिला है, वो बाकी के 3 उम्मीदवारों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अगर इस बार किसी एक उम्मीदवार को वो निर्वाचन कोटा है, अगर वो मत मिल गया तो फिर वो विजयी हो जाता है, उसका चयन हो जाता है। अगर नहीं मिला तो ये प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी, उस पर फिर दूसरी वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाएगा और तीसरी वरीयता के उसके जो मत हैं शेष बचे 2 उम्मीदवारों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी जाती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा का मत प्राप्त नहीं हो जाता है। तो इसीलिए इस पद्धति को एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा गया है। उम्मीद है कि यह बात आपके समझ में आ गई होगी। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु विहित योग्यताएं, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित है, बहुतों ने इस बात का अध्ययन किया होगा। आर्टिकल 58 के अनुसार उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, उसे भारत सरकार अथवा राज्य के अधीन लाभ का पदधारक नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद वो धारण नहीं करता हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके 50 निर्वाचित सांसद अथवा विधायक उसके नाम के प्रस्तावक हों तथा 50 सांसद या विधायक उसके अनुमोदक हों, अनुमोदन करें,
प्रस्ताव रखें 50 सांसद और 50 सांसद उसका अनुमोदन करें, तो ऐसे व्यक्ति नामांकन दाखिल कर सकता है। और जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है उसे 15,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी होती है। तो ये कुछ योग्यताएं हैं, इसके बारे में आप सबों को जानकारी होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है, लेकिन इससे पहले अगर वो चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे करके पद रिक्त कर सकता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाने पर पद रिक्त हो जाता है। अच्छा, अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया को चला करके उसे पद से हटाया जा सकता है, संसद हटा सकती है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि पद त्याग अथवा मृत्यु से पद रिक्ति की स्थिति में अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अगर राष्ट्रपति पद के रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति को और इसके भी अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। आप लोगों को इस बारे में जानकारी अवश्य होगी। अब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61, ये प्रक्रिया को हम लोग समझ लें कि संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रखा जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं की जा सकती है जब तक संबंधित सदन जिसमें ये प्रस्ताव रखा जाना है कि कुल सदस्य संख्या के लगभग चौथाई सदस्य, 1/4 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव राष्ट्रपति को लिखित रूप में भेजे गए 14 दिनों का समय बीत नहीं गया हो। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के पहले 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा 14 दिन पहले। उसके बाद संबंधित सदन जिसमें प्रस्ताव रखा जाना है वह 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करेगा। जब इस तरह से वह सदन संकल्प पारित कर देता है तो दूसरा सदन जो होता है वो इसकी जांच करता है, और जांच के उपरांत यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से इसकी पुष्टि कर देता है तो महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाएगा और उस तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होगा। दूसरे सदन की जांच में राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का प्रावधान है, वह उपस्थित होगा, अपना पक्ष भी रख सकता है। तो ये हो गई राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61। अब राष्ट्रपति की शक्तियां, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि देश के राष्ट्रपति को सारा काम देश का, भारतीय गणराज्य का, भारतीय संघ का सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, और इसको कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्तियां सभी प्राप्त हैं। लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कर सकता है। राष्ट्रपति के पास नियमतः कोई विवेकाधिकार नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में राष्ट्रपति अपने विवेक से भी कार्य करता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति, देश के सभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जितने भी संवैधानिक पद हैं राष्ट्रपति विधि के अनुसार सैन्य बलों को अभिनियोजित करता है तथा युद्ध एवं शांति की घोषणा करता है। राजनयिक संबंधों के सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने उक्त सारे अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही करेगा।
विधायी शक्ति, विधान बनाने की शक्ति के संबंध में। अब संसद के सत्रों को आहूत करने, बुलाने, सत्रावसान करने और विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अभिभाषण की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद और प्रत्येक सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को समवेत एक साथ संबोधित करेगा और इस आह्वान का कारण बताएगा कि क्यों संसद बुलाया जा रहा है, सत्र बुलाया जा रहा है। संसद में लंबित विधेयकों पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है। जो विधेयक लंबित है संसद के समक्ष, विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सदनों में नाम निर्देशन, आपको पता है या पर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का नाम निर्देशन और राज्यसभा में कला, संस्कृति, साहित्य आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त जो लोग हैं, ऐसे 12 व्यक्तियों के नाम निर्देशन की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लेकिन इस सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही होगा। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में रखे जाने से पूर्व कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति अनिवार्य है। इसकी चर्चा मैंने अपने पहले के एक वीडियो में भी किया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कुछ विशेष विधेयकों को अननुज्ञात करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। जब संसद सत्र में नहीं होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, प्रोमोलगेट कर सकता है। अब हम उन विधेयकों की चर्चा करें जिसको सदन में रखे जाने से पूर्व, प्रस्थापित करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। तो पहला है कि नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक है, उसमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। दूसरा, कृषि सुधारों से संबंधित जो विधेयक होते हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 31(1) के परंतुक में वो विषय दिए गए हैं, उनका उपबंध करने वाले विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में रखे जाएंगे। अगर कोई विधेयक उस पर बनाया जा रहा है, विधान बन रहा है। धन विधेयकों पर भी संसद में रखे जाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की ज़रूरत होती है। इसकी चर्चा हम लोग विस्तृत रूप में आगे करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। इसी प्रकार कुछ धनेतर विधेयक, माने जो धन विधेयक नहीं है लेकिन उनमें खर्च का प्रावधान है और वो खर्च जो है सो भारत की संचित निधि पर डाला जाना है, उसका व्यय का प्रावधान भारत की संचित निधि से किया जाने वाला है। तो ऐसे विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में रखे जाएंगे। धन के वितरण या ऐसे कराधान का उपबंध करने वाले विधेयक जिससे राज्य प्रभावित होते हैं। अगर कोई नया कर वगैरह लग रहा है या फिर जो धनों का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच होता है और जिससे राज्य प्रभावित होने वाले हैं, तो ऐसे विधेयकों पर भी जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अधिरोपित करने वाले राज्यों के जो विधेयक हैं, उसको भी राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। तो ये कुछ विधेयक हैं जिसे संसद या विधानसभा में रखे जाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। अब हम राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का अध्ययन करें। तो जैसे पहली वीटो होती है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो, इसका अभिप्राय है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति विधारित अथवा रोक लगा सकता है, अनुमति देने से मना कर सकता है। जिस विधेयक को जब दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, तो
उस पर राष्ट्रपति अनुमति यदि नहीं दे, रोक दे, अनुमति देने से मना करे, तो ये विधेयक समाप्त हो जाता है। लेकिन भारतीय संदर्भ में केवल 2 परिस्थितियों में ही राष्ट्रपति इस वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। ये जान लीजिए कि पहला कि यदि प्राइवेट सदस्यों द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में, तथा दूसरा संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अनुमति मिलने से पूर्व ही मंत्रिमंडल पद त्याग कर दे और दूसरा मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को वीटो के प्रयोग की सलाह दे। जैसा कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है। तो अगर जिस सरकार में अगर संसद ने कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसके मैंने तुरंत बाद जो है सो मंत्रिमंडल जो है सो पद त्याग कर देता है, तो राष्ट्रपति उसको अनुमति नहीं दे सकता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति काम नहीं करता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग संसद ला सकती है। तो मंत्रिमंडल के पद त्याग करने की स्थिति में और जो नया मंत्रिमंडल का गठन होगा वह जो है सो वीटो का प्रयोग करने की सलाह दे दे, तो राष्ट्रपति इसका प्रयोग करेगा। ये आत्यंतिक वीटो है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी भेजता है। संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। यह निलंबनकारी वीटो कहलाता है। लेकिन ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे जाते हैं, संसद साधारण बहुमत से इस वीटो का अध्यारोहण कर सकती है। मीन्स उसके इस वीटो को समाप्त कर सकती है, प्रभाव को। अगर साधारण बहुमत से पुनः जो है सो उस विधेयक को पारित करके संसद जो है सो अगर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उसको अनुमति देना ही होगा। तीसरा है जेवी वीटो। उल्लेखनीय है कि संविधान में संसद द्वारा विधिवत रूप से पारित किसी विधेयक पर अनुमति देने हेतु राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल तक रोके रख सकता है, लेकिन ऐसा वह सिर्फ इस अंदेशा पर कर सकता है कि निकट भविष्य में मंत्रिमंडल का पतन हो जाएगा, मतलब सरकार गिर जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर अधिनियम को रोक दिया था, जो आज भी राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु लंबित है। ये परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि जेबी वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। चौथा है विशेषित वीटो। लेकिन यह वीटो जो है सो भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। वैसा वीटो जिसका अध्यारोहण विशेष बहुमत से किया जा सकता है, यह वीटो केवल अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रपति को विशेषित वीटो प्राप्त नहीं है। अब कुछ विधेयक जो राज्यों के विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक देते हैं, उस पर चर्चा हम लोग करें कि निम्नलिखित विषयों से संबंधित विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है। पहला कि व्यक्तिगत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, अगर राज्य किसी व्यक्तिगत संपत्ति के अधिग्रहण का नियम बनाती है तो इससे संबंधित विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमति के लिए आरक्षित करता है कि राष्ट्रपति का स्टैंड क्या है इस पर। दूसरा कि उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में कमी करने वाला जो विधेयक होगा, अगर राज्य सरकार कोई ऐसा विधेयक बना रही है तो उस पर भी राष्ट्रपति के अनुमति के लिए राज्यपाल आरक्षित कर सकता है। तीसरा, संसदीय कानून के अंतर्गत आवश्यक घोषित वस्तुओं पर करारोपण से संबंधित विधेयक, अगर संसद ने किसी कानून के तहत किसी वस्तु को आवश्यक घोषित किया है और उस पर राज्य सरकार कर लगा रही है किसी भी प्रकार का, तो ऐसे विधेयकों को भी राज्यपाल
राष्ट्रपति के अनुमति के लिए आरक्षित करता है। इसी प्रकार समवर्ती सूची के किसी विषय से संबंधित विधेयक जिसका संसद के कानून से कोई विरोध हो, समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर संसद और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन राज्य के किसी कानून से जो समवर्ती सूची के विषय पर बनाए जा रहे हैं, अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है और उससे विरोध हो रहा है, तो ऐसे विधेयक को भी राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित करेगा। और ऐसा विधेयक जिसमें केंद्र एवं राज्य में कानूनों में संघर्ष हो, ऐसा विधेयक जिससे केंद्र एवं राज्य के कानूनों में संघर्ष हो, ऐसे विधेयकों को भी राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है। अगर मुख्य परीक्षा में ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से इनका उत्तर दे सकते हैं। अच्छा, अब यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है और वह धन विधेयक है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति या तो उसको अनुमति देता है या अनुमति विधारित कर सकता है। जैसे ही अनुमति वह विधारित करेगा, विधेयक करेगा, तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। और धन विधेयक से भिन्न विधेयक अगर है, धनेतर विधेयक की स्थिति में राष्ट्रपति उससे पुनर्विचार के लिए लौटाता है तथा 6 माह की अवधि में पुनर्विचार कर राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित कराए जाने पर भी वह या तो उस पर अनुमति दे सकता है या फिर उसे अगर दोबारा इनकार करके उसको समाप्त घोषित कर सकता है, अथवा उसे अनिश्चित काल तक अपने पास रखे रह सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों की स्थिति क्या है, ये आप समझ लें। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को जो है कि संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। जब संसद सत्र में नहीं होती है और किसी विषय पर कानून बनाना अनिवार्य होता है, तब मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति इससे संबंधित अध्यादेश प्रख्यापित करता है। लेकिन जो अध्यादेश होते हैं वो संसद की अगली बैठक से 6 सप्ताह के अंदर, जब अगली बैठक संसद की शुरू हो रही है तो उस तिथि से 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को संसद की मंजूरी प्राप्त करनी आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर अध्यादेश जो होता है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतर होता है। तो एक सत्र के समाप्त होते ही अगर सरकार कोई अध्यादेश लाती है तो 6 महीने बाद फिर संसद का नया सत्र शुरू होगा और नया सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह के अंदर उसको संसद की मंजूरी मिलनी आवश्यक है। अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो कोई भी अध्यादेश की अधिकतम जो जीवन काल है उसका 6 माह 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है, अगर संसद उसका अनुमोदन या निरानुमोदन नहीं कर देती है। इससे संबंधित भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि एक अध्यादेश कितने अवधि तक प्रभावी रह सकता है अगर संसद उसका अनुमोदन या निरानुमोदन नहीं करती है। तो ऐसे अध्यादेश 6 माह 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकते हैं। अब न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी दी गई हैं। पहला है इसके अंतर्गत क्षमादान, अर्थात किसी भी नागरिक को न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। दूसरा लघुकरण, इसका अर्थ दंड की प्रकृति को बदलने से है। जैसे यदि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो यह
लघुकरण कहलाता है, दंड का लघुकरण। परिहार अर्थात दंड की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम करना। अगर किसी को 10 साल के कारावास की सज़ा हुई है तो उसको 5 साल के कारावास की सज़ा में बदल सकता है, तो यह परिहार कहलाता है। चौथा है विराम। किसी विशेष तथ्य के कारण दंड की प्रकृति को बदलना विराम कहलाता है। जैसे एक गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड की सज़ा हुई है तो उसकी सज़ा को आजीवन कारावास में राष्ट्रपति बदल दे तो यह विराम कहलाता है। प्रविलंबन किसी भी सज़ा का अस्थायी स्थगन, अस्थायी रूप से किसी सज़ा को स्थगित करना प्रविलंबन कहलाता है। निलंबन सज़ा का अस्थायी स्थगन। सातवां कि राष्ट्रपति सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के संबंध में संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाले विषय के विरुद्ध मिले आपराधिक दंड में सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश में क्षमादान दे सकता है। ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं। अब हम भारत के राष्ट्रपतियों की सूची देख लें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति बने, 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया राष्ट्रपति पद का, अर्थात ऐसी कोई सीमा संविधान द्वारा अधिरोपित नहीं की गई है कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही अवधि के लिए राष्ट्रपति चुना जा सकता है, एक से अधिक अवधि के लिए भी वो राष्ट्रपति चुना जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे। तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे श्री वाराहगिरी वेंकटगिरी, ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन इन्होंने जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया था। तो फिर जो है सो देश के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ये पहले न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति का पदभार इनको दिया गया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति इनको बनाया गया था। छठे वाराहगिरी वेंकटगिरी। सातवां फखरुद्दीन अली अहमद। आठवां वीडी जत्ती। नौवां नीलम संजीवा रेड्डी, ये पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ज्ञानी जैल सिंह। 11वां आर वेंकटरमन। 12वां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 13वां के आर नारायण। 14वां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 15वां श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 16वां श्री प्रणब मुखर्जी और 17वां श्री रामनाथ कोविंद, जो अभी तक राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह प्रस्तुति उपयोगी लगी तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने कमेंट के माध्यम से आप इस वीडियो सामग्री के प्रति अपने विचार हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।